क्या कभी मरने के बारे में ख्याल आता है? यार सच बताऊं तो ये एक ऐसी लाइन है जिसने एक एकदम लाइट हार्टेड पॉप कल्चर मूवी को अचानक से गहरे एग्जिस्टेंशियल सवालों के बीच लाकर खड़ा कर दिया। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी कल्चरल धूम को समझने वाले हैं जिसने इंटरनेट को लिटरली हिलाकर रख दिया था। याद है ना, 21 जुलाई 2023, एक ऐसी डेट जब दो बिल्कुल ही अलग दुनिया की फिल्में एक साथ थिएटर्स में आईं और उन्होंने मिलकर बार्बेनहाइमर नाम का एक सचमुच ऑर्गेनिक कल्चरल फिनोमेनन पैदा कर दिया। चलिए सोर्सेज में थोड़ा डीप डाइव करते हैं और देखते हैं कि आखिर कैसे एक सिंपल सा इंटरनेट मीम इतना गहरा मीनिंग लेने लग गया। आज के इस सफर का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। पहले द बार्बेनहाइमर इंटरनेट मीम, उसके बाद अ टेल ऑफ टू ऑपोजिट्स, फिर कम्युनिटी ड्रिवन बॉक्स ऑफिस, चौथा द डीप एग्जिस्टेंशियल कनेक्शन और आखिर में सो विच इज बेटर। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द बार्बेनहाइमर इंटरनेट मीम। यहां बेसिकली एक ही रिलीज डेट ने ना दो अलग सिनेमैटिक दुनियाओं को एक साथ टकरा दिया था। और इस डबल फीचर के लिए लोगों का क्रेज तो देखिए, दर्शकों ने खुद ही अपने आउटफिट्स को एक नई और मजेदार शक्ल दी। एक तरफ बार्बी के लिए ब्राइट गुलाबी टॉप्स, तो दूसरी तरफ ओपनहाइमर के लिए ब्राउन फेडोरा हैट्स और डार्क सूट्स। मतलब लोगों ने दो बिल्कुल विपरीत दुनियाओं को एक ही दिन के एक्सपीरियंस में इतनी खूबसूरती से मिला दिया, इट वॉज क्रेजी। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, अ टेल ऑफ टू ऑपोजिट्स। आइए देखते हैं कि ग्रेटा गर्विग की इस रंगीन दुनिया और क्रिस्टोफर नोलन की डार्क हिस्टोरिकल एपिक में आखिर कितना मैसिव कॉन्ट्रास्ट था। दोनों फिल्मों के बीच का अंतर सच में माइंड ब्लोइंग है। एक तरफ हमारी बार्बी है, एकदम हाइपर फेमिनिन ब्राइट पिंक एस्थेटिक वाली फेमिनिस्ट कॉमेडी जहां हर चीज प्लास्टिक और कैंपी है, और वहीं दूसरी तरफ है ओपनहाइमर, एक मेल डोमिनेटेड हिस्टोरिकल एपिक जो डार्क एकेडेमिया और एटॉमिक बॉम्ब जैसी निराशाजनक सच्चाई पर बेस्ड है। बिल्कुल अलग एस्थेटिक्स का ये क्या कमाल का जक्सटापोजिशन था, है ना? और इसी कॉन्ट्रास्ट ने ऑनलाइन कई मजेदार चर्चाओं को जन्म दिया। एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई थी इस बात पर कि भाई पहले कौन सी फिल्म देखी जाए। कई लोगों का तो ये मानना था कि ओपनहाइमर को डेफिनेटली पहले देखना चाहिए, क्योंकि अगर बार्बी पहले देख ली तो वो बिल्कुल मेन कोर्स से पहले डेजर्ट खाने जैसा हो जाएगा। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, कम्युनिटी ड्रिवन बॉक्स ऑफिस। यहां हम देखेंगे कि कैसे ये हंसी मजाक वाला ट्रेंड अचानक से बॉक्स ऑफिस के एक मैसिव रिकॉर्ड में बदल गया। बेमिसाल मीम्स, डबल फीचर वाली पोशाकें और ऑफ कोर्स रिकॉर्ड तोड़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। यहां सबसे खास बात यह है कि इस मार्केटिंग मैजिक को किसी फिल्म स्टूडियो ने डिजाइन नहीं किया था, बल्कि खुद ऑडियंस और उनके एंथुजियाज्म ने इसको आगे बढ़ाया। लोग वापस थिएटर्स में गए और उन्होंने सिनेमा घरों में ऐसी रौनक वापस ला दी जिसका सबको बरसों से इंतजार था। चौथे हिस्से पर आते हैं दी डीप एग्जिस्टेंशियल कनेक्शन। इन प्लास्टिक और हिस्टोरिकल लेबल्स के पर्दे के पीछे दोनों फिल्मों में एक गहरी समानता छिपी हुई है। अगर थोड़ा ध्यान से सोचें तो दोनों फिल्मों की मुख्य कड़ी इनके प्रोटैगनिस्ट्स हैं। शुरुआत में बार्बी मट्टेल कंपनी के लिए एक कीमती उत्पाद है, ठीक वैसे ही जैसे ओपनहाइमर मैनहट्टन प्रोजेक्ट के सबसे खास हिस्से थे। लेकिन फिल्मों का अंत आते आते दोनों ही अपने ही संस्थानों से बगावत कर बैठते हैं और कंप्लीटली आउटकास्ट्स यानी निष्कासित बन जाते हैं। यहीं पर एक और बहुत जरूरी पहलू सामने आता है। एक एकेडमिक थ्योरी है जिसे मेटा मॉडर्निज्म कहते हैं। ये बेसिकली उस दौर की बात करती है जहां हम आशा और निराशा, व्यंग और सच्चाई के बीच झूलते रहते हैं। और ये बार्बेनहाइमर ट्रेंड ना बिल्कुल इसी स्थिति को दर्शाता है। एक तरफ कंज्यूमरिज्म से भरा सुपरफिशियल पॉप कल्चर, तो दूसरी तरफ मनुष्य के अस्तित्व का गहरा डर। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि दोनों फिल्में दी एंथ्रोपोसीन युग से जुड़े सीरियस टॉपिक्स को कैसे छूती हैं। चाहे बात न्यूक्लियर तबाही और इकोलॉजिकल कोलैप्स की हो या फिर ह्यूमन आइडेंटिटी तलाशने की स्ट्रगल की, दोनों ही फिल्में हमारे आज के मॉडर्न समाज के यूटोपिया और डिस्टोपिया के बीच इस कश्मकश को पूरी तरह से एक्सप्लोर करती हैं। हालांकि सोर्सेज ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि दोनों फिल्मों की ठीक ठाक आलोचनाएं यानी क्रिटिक्स भी हुई हैं। ओपेनहाइमर की इस बात पर आलोचना हुई कि इसने जापानीज विक्टिम्स को साइडलाइन रखा और केवल एक व्हाइट मेल साइंटिस्ट के ट्रॉमा पर ध्यान फोकस किया। वहीं बार्बी पर यह आलोचना हुई कि वो इफेक्टिवली ध्यान भटकाने वाले कॉर्पोरेट कंज्यूमरिज्म को ही प्रमोट कर रही है। यहां हमारा मकसद किसी का साइड लेना नहीं है, बल्कि बस न्यूट्रलिटी के साथ उन चर्चाओं को समझाना है जो सोर्सेज में उभर कर आई हैं, ताकि पूरी पिक्चर एकदम क्लियर रहे। और अब आते हैं अपने पांचवें और आखिरी हिस्से पर, सो विच इज बेटर।
चलिए फाइनली देखते हैं कि सोर्सेस की तुलना में इन दोनों ब्लॉकबस्टर्स में से बाजी कौन मारता है। बिना कोई स्पॉइलर दिए अगर दोनों फिल्मों की हेड टू हेड तुलना करें तो कैस्ट में बारबी के पास एक जबरदस्त कॉमेडिक एंसेंबल है, जबकि ओपेनहाइमर की परफॉर्मेंसेस को करियर बेस्ट माना गया है। प्रोडक्शन में बारबी ने प्रैक्टिकली एक पूरी प्लास्टिक ड्रीमलैंड बनाई, वहीं ओपेनहाइमर ने हिस्ट्री को एकदम इमर्सिव तरीके से जिंदा कर दिया। डायरेक्शन की बात करें तो ग्रेटा गर्विग की शैली काफी विटी और इमोशनल थी, जबकि क्रिस्टोफर नोलन टेक्निकल और थीमैटिक एपेक्स पर नजर आए। लेकिन अगर फाइनल स्कोर पर नजर डालें तो सोर्स एनालिसिस से एक इंटरेस्टिंग निष्कर्ष निकलता है। फाइनल स्कोर 2 के मुकाबले 3 से थोड़ा सा ओपेनहाइमर के पक्ष में झुकता है, और इसका रीजन ये दिया गया है कि सिनेमैटिक हिस्ट्री में इस फिल्म ने एक थोड़ा ज्यादा गहरा प्रभाव और इम्पैक्ट छोड़ने में कामयाबी हासिल की है। तो अंत में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या बार्बेनहाइमर की इस ह्यूज सफलता का मतलब ये है कि अब ऑडियंस ऐसी फिल्में देखना चाहती हैं जो उन्हें जिंदगी और अपने अस्तित्व की सच्चाई का सामना करने पर मजबूर करें? ये सच में एक ऐसी चीज है जो फ्यूचर के सिनेमा का ट्रेंड बदल सकती है। इस पूरी चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जल्दी ही एक और नए टॉपिक के साथ में